ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट ईयर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गैलीलियो स्टेटमेंट से। लेकिन लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता रहा हूं, इसमें ज़्यादातर आपके पास थ्योरेटिकल चीज़ है, आसान डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन में नहीं करवाऊंगा। ठीक है, गैलीलियो स्टेटमेंट, अभी हम डायनामिक्स पोर्शन में जा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन लॉज से पहले गैलीलियो स्टेटमेंट था अबाउट द मोशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, गैलीलियो स्टेटमेंट ये था कि स्लोप इज नेसेसरी फॉर मोशन और फॉर द एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर ये आपके पास लेट्स सपोज मास है, ये देखिए मैं मोबाइल इस बुक पे रख रहा हूं, तो इस मोबाइल पे नॉर्मल फोर्स होगा और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर स्लोप हो तो देखिए मोशन होगा। ठीक है, और अगर स्लोप ना हो तो मोशन नहीं होगा। अगर स्लोप होगा तो मोशन होगा, अगर स्लोप नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था जो कि न्यूटन लॉज से पहले था। ठीक है, जब न्यूटन आया और उसने गैलीलियो स्टेटमेंट को देखा तो उस गैलीलियो स्टेटमेंट को उसने जनरलाइज्ड किया इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज, लेकिन इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी उसने मैथमेटिकल शेप दी। ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे मास m पड़ा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स है। आप देखिए ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये आपके पास नॉर्मल एक्सिस है, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास वेट ऑफ अ बॉडी। याद रखिए, न्यूटन ने ये कहा कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा थीटा, तो वेट ऑफ अ बॉडी नॉर्मल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा। तो ये आपके पास W, और देखिए ये नॉर्मल एक्सिस है, तो W रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये WY, दिस इज WX। अगर आप WX को देखें तो ये नॉर्मल फोर्स WX को बैलेंस कर रहा है, या नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू W cos थीटा, या नॉर्मल फोर्स आपके पास है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स आपके पास है वो भी वेरिएबल है। अगर आप थीटा को चेंज करें, थीटा को आप चेंज करें तो नॉर्मल फोर्स आपके पास चेंज होगा। अगर मैं कह दूं थीटा 0, cos 0 is 1, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी। अगर मैं कह दूं थीटा इज 90, cos 90 is 0, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप थीटा को बढ़ा रहे मींस 90 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस, और अगर आप 0 की तरफ उसको कह रहे, ठीक है, डिक्रीज कह रहे, तो नॉर्मल फोर्स विल बी इंक्रीजेस। अब देखिए, इफ देयर इज नो फ्रैक्शनल फोर्स, अगर फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास 0 हो, ठीक है, तो देखिए ये WY इस डायरेक्शन में मोशन है, इसका मतलब ये है कि WY इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। नेट अनबैलेंस फोर्स आपके पास WY विच इज इक्वल टू W sin थीटा, MA इज इक्वल टू MG sin थीटा, मास और मास आपके पास कैंसल, A is equal to G sin theta. This is the equation of acceleration of a body moving on inclined plane. और इस इक्वेशन में अगर आप देखें, acceleration only depends upon sin theta. Acceleration आपके पास होगा, it only depends upon sin of theta, nothing else. और यहां पर मैंने लिखा है acceleration is independent of mass if fractional force is equal to 0. अगर inclined plane smooth हो, fractional force 0 हो, तो याद रखिए एक्सेलरेशन आपके पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या साइन थीटा पे आपके पास जो है ये डिपेंड करेगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। मास से इंडिपेंडेंट होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन फ्रैक्शनलेस हो तो मास m वाला बॉक्स अगर आप इस पे मूव करें, या 2m मास या 3m मास, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा इफ द फ्रैक्शनल फोर्स इज 0। और अगर फ्रैक्शनल फोर्स नॉन 0 हो तो फिर एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पर फ्रैक्शनल फोर्स 0 है, वो सिर्फ इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, नॉर्मल फोर्स WX, W cos थीटा, एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन आपके पास जो फ्रैक्शनल फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू WY और इट विल बी इक्वल टू W sin थीटा। ठीक है, आप इसको देखिए, ये आपके पास मोबाइल सही है। अब अगर ये मोशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब फ्रैक्शनल फोर्स ज्यादा है WY से। अगर
इसको हम स्लोप दे रहे हैं और ये मोशन, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द मोशन, अब देखिए जब इसने मोशन जस्ट स्टार्ट किया उससे थोड़ा सा पहले फ्रैक्शनल फोर्स WY के बराबर होगा, ठीक है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द मोशन फ्रैक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू WY। अब देखिए मैं अगर लिख लो फ्रैक्शनल फोर्स म्यू एन, ठीक है, म्यू आपके पास है दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स इन नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास है दिस इज इक्वल टू W साइन थीटा, और नॉर्मल फोर्स आपके पास है दिस इज W cos थीटा, दिस इज कैंसल, और ये आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, या ये आपके पास टेंजेंट थीटा। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन का आपके पास कोएफिशिएंट है साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो देखिए अगर आपको इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इससे आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस पेपर्स में एमसीक्यूज में आया इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अगर इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन देगा। अच्छा, न्यूटन जनरलाइज्ड गैलीलियो स्टेटमेंट इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपके पास जो है दिस इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, दिस इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहता है इफ F इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। बॉडी या तो आपके पास रेस्ट में होगा या बॉडी आपके पास जो है ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, मींस बॉडी या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक है। और याद रखिए इनर्शिया का डेफिनेशन भी यही है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाने को अपोज करे, उस प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। तो वो भी आपको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट स्टेट में चेंज लाने को अपोज करे, और ये भी आपके पास फर्स्ट लॉ। तो याद रखिए इनर्शिया का डेफिनेशन अगर आप देखें और इसका तकरीबन सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नो एक्सेलरेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास जो है दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ फोर्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आपको ये है कि इफ देयर इज फोर्स, अगर फोर्स आपके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन विल बी नॉट इक्वल टू 0, और फिर कहता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट। A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय F2। अगर आप फोर्स डबल कर ले एक्सेलरेशन विल बी डबल इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप फोर्स को हाफ कर ले एक्सेलरेशन विल बी हाफ। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। If the force is increasing, acceleration will be increasing. If the force is decreasing, acceleration will be decreasing. ठीक है, और मैं लिख लूंगा acceleration is inversely proportional to the mass if the force is kept constant. और मैं अगर इसके ratios को बना लूं तो A1 divided by A2 is equal to M2 divided by M1. Acceleration is inversely proportional to the mass. अगर आप मास को डबल कर जाए एक्सेलरेशन विल बी हाफ, अगर आप मास को हाफ कर जाए एक्सेलरेशन विल बी डबल इफ द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास, और मैं अगर इसका रेशियोज मालूम करूं तो F1 M2 डिवाइड बाय F2 इंटू M1। अगर आप फोर्स को भी डबल कर जाए और मास को भी डबल कर जाए द रेशियो विल बी रिमेन सेम। अगर आप फोर्स को 4 टाइम कर जाए
मास को डबल कर जाए, एक्सेलरेशन विल बी डबल। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम खत्म कर ले, के एफ डिवाइड बाय एम, के आपके पास हो दिस इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम, या एफ आपके पास होगा दिस विल बी इक्वल टू एम ए। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास और एक्सेलरेशन अगर गिवन हो तो फोर्स को आप इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर 1 किलोग्राम बॉडी पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है और वो उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो फिर फोर्स आपके पास जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। याद रखिए, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल फॉर्म हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, वो आपके पास एक्चुअल फॉर्म है जो कि आगे आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट करता है एक्सेलरेशन और फोर्स को। याद रखिए, न्यूटन सेकंड लॉ इज फॉर द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अक्सर प्रीवियस पेपर्स में देखिए एमसीक्यूज होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट डैश एक्सेलरेशन एंड फोर्स, acceleration and mass, acceleration, force and mass, now these acceleration and force, mainly न्यूटन सेकंड लॉ acceleration और force के लिए है। अच्छा, सेकंड लॉ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास जो है कनेक्टेड बॉडीज के, ये आपके पास M1, ये आपके पास M2, ये आपके पास M3, ठीक है, ये आपके पास फोर्स F, ये आपके पास फोर्स F। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज हो और वो कनेक्टेड हो और उस कनेक्टेड बॉडीज पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इस मास M1 में एक्सेलरेशन A1, मास M2 में A2, मास M3 में A3 और सिस्टम में एक्सेलरेशन ASYS। तो एक बात याद रखिए, अगर 2 या 2 से ज्यादा कनेक्टेड बॉडीज हो और उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मास M1, M2, M3 और सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। कनेक्टेड है ना, तो कनेक्टेड बॉडीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं। और न्यूटन लॉज में जब हम न्यूटन लॉज को अप्लाई करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम सिंगल बॉडी कंसीडर करते हैं। तो एक्सेलरेशन इन मास M1, acceleration in mass M2, acceleration in mass M3, it will be same। और इसको हम कहते हैं acceleration आपके पास जो है this is independent of mass, ये mass से आपके पास independent है। तो मतलब अगर इन तीनों के masses बराबर हो या ना हो, acceleration तीनों में आपके पास सेम प्रोड्यूस होगा। मैं स्टूडेंट्स को मिसाल ये देता हूं, एक ट्रेन मोशन कर रहा है, ट्रेन के इंजन के साथ 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ट्रेन इंजन है और उसके साथ 2 बॉक्सेस अटैच है। एक बॉक्स में हेवी मास है और दूसरा बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। तो इंजन दोनों को खींच रहा है। तो अगर मैं ट्रेन इंजन को कह दूं कि ट्रेन इंजन का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो खाली बॉक्स का भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जो जिसमें हेवी मास है उसमें भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? इस तरह तो नहीं होगा कि हेवी स्लो जाएगा और जो खाली है वो तेज जाएगा। नो, दे आर कनेक्टेड। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा, एक हेवी और एक लाइट। तो एक्सेलरेशन आपके पास सेम होगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ, फोर्स विल बी डिवाइडेड F1, F2, F3। मैं वही एग्जांपल आपको रिपीट करवा रहा हूं। अगर ट्रेन का इंजन है, 2 बॉक्सेस को खींच रहा है, एक बॉक्स में हेवी मास है और दूसरा खाली है, तो इंजन ज्यादा एफर्ट या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? हेवी पे लगाएगा। ज्यादा फोर्स हेवी पे लगेगा, कम फोर्स लाइटर पे लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं लिख सकता हूं F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। ये मुझे क्या बता रहे हैं कि जो हेवी मास होगा उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जो लाइटर मास होगा उस पे कम फोर्स लगेगा, बट आपके पास फोर्सेस का जो सम होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। इंजन जो टोटल फोर्स लगाएगा तो वो तमाम बॉक्सेस पे डिवाइड होगा
और फिर उन फोर्सेस का जो सम है वो टोटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। सो द सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टेड बॉडीज में इंपोर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया। अगर मैं लिख लो m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, m3 आपके पास 3 kg है। एंड लेट सपोज मैं इसको लिख लेता हूं 36 न्यूटन एंड F इज इक्वल 36 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज पे 36 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, देन मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूं, मास m1 में एक्सेलरेशन क्या होगा, मास m2 में क्या होगा, मास m3 में क्या होगा, सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, मास m1 पे फोर्स क्या होगा, मास m2 पे फोर्स क्या होगा, मास m3 पे फोर्स क्या होगा। यहां पर एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि F12 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये मास m1 m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो m1 के सामने कितना मास पड़ा हुआ है, m2 प्लस m3। 1 मास m1 m2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो m1 के सामने कितना इनर्शिया है, m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, ये 2 3 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो 2 3 पे जितना फोर्स लगाएगा तो 2 के सामने देखिए कितना मास है, m3, ये m3a आपके पास होगा। तो मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं, 1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, 2 3 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ये नो एमसीक्यूज, आप स्टेटमेंट एक ही नो एमसीक्यूज आपके पास बन गए। ये 3 बॉडीज है, दे आर कनेक्टेड, 36 Newton constant force act on a connected bodies or on a connected system. What will be the acceleration in mass m1, m2, m3 on system? What will be the force on mass m1? What will be the force on mass m2? What will be the force on mass m3? What will be the force by mass m1 on 2? What will be the force by mass m2 on m3? ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो मैंने कुछ देर पहले एक बात की है कि जब भी आप न्यूटन लॉस को इस्तेमाल करेंगे तो कनेक्टेड बॉडीज को आपने सिंगल सिस्टम कंसिडर करना होगा। सिंगल सिस्टम कंसिडर करना होगा किस तरह, एक्सेलरेशन को जब आप मालूम करते हैं तो टोटल फोर्स को आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। जो टोटल फोर्स आप लगा रहे हैं उसको आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। तो 36 न्यूटन और टोटल मास आपके पास कितने हैं, 6 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मास m1 में भी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तमाम बॉडीज में प्रोड्यूस हो जाएगा। F1 क्या होगा, तो F1 इज इक्वल टू m1a, F2 इज इक्वल टू m2a, F3 इज इक्वल टू m3a। मास m1 1 है तो ये 6 न्यूटन, ठीक है, ये 12 न्यूटन, ये आपके पास बन जाएगा 3 6 18 न्यूटन। और अगर आप इसको सम करें तो 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 18 36 टोटल फोर्स के बराबर आएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि द सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं F1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, 1 2 पे, तो 1 के सामने 2 और 3 मास है, m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, और m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम, 2 प्लस 3 5 किलोग्राम, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 न्यूटन आपके पास m1 m2 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, F2 3 m3a के बराबर हो, मास m3 आपके पास क्या है 3 और एक्सेलरेशन क्या आपके पास 6, तो ये आपके पास 18 न्यूटन। 1 2 पे 18, 1 2 पे 30 न्यूटन और 2 3 पे 18 न्यूटन फोर्स को लगाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह लिख लो मास m1 मास m2 ये मास m1, ये आपके पास m2, ये आपके पास m3, और इस पे मैं
F फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, या इसको इस तरह कर ले, ये M, ये आपके पास 2M, ये आपके पास 3M, दिस इज A बॉडी, दिस इज B बॉडी, दिस इज C बॉडी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूं MCQ नंबर 2। 3 कनेक्टेड बॉडीज है A, B एंड C। A का मास M है, B का 2M है, C का 3M है। मैं आपसे पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन इन A, एक्सेलरेशन इन B, एक्सेलरेशन इन C, एक्सेलरेशन इन सिस्टम, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूं A पे फोर्स, मैं आपसे पूछ सकता हूं B पे फोर्स, मैं आपसे पूछ सकता हूं C पे फोर्स क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं A B पे कितना फोर्स लगाएगा, B C पे कितना फोर्स लगाएगा। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि टोटल फोर्स को आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास जो है F, टोटल मास कितने, M प्लस 2M प्लस 3M, 6M, दिस इज द एक्सेलरेशन। चारों के आंसर आपके पास आ गए। FA इज इक्वल टू MA, या बट डायरेक्टली मैं लिख लूंगा MA मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, FB M 2M मल्टी, क्योंकि MB आपके पास 2M है, 2M मल्टीप्लाई बाय है, FC ये 3M है, 3M मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ये 2F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ये 3F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ठीक है। तो FA, FB और FC, A B पे कितना फोर्स लगाएगा, A B पे, तो A के सामने 2M प्लस 3M, ये आपके पास 5M मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और ये 5F डिवाइड बाय 6 आपके पास बन जाए, ठीक है। B C पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये आपके पास 3F डिवाइड बाय C, ठीक है। आपके पास B जो है वो C पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 3F डिवाइड बाय 6, क्योंकि 3M मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो FBC भी आपके पास 3F डिवाइड बाय 6 होगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ कनेक्टेड बॉडीज। अगर 5 आइडेंटिकल बॉडीज है, आइडेंटिकल मीन सेम बॉडीज है, और उस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, 5 आइडेंटिकल बॉडीज है, M M M M M आइडेंटिकल बॉडीज, और उस पे F फोर्स लग रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इंडिविजुअल मास, तो फोर्स को इक्वली डिवाइड करें, F by 6, F by 6, सॉरी 5 बॉडीज है तो F by 5, F by 5, F by 5 हर एक पे। या अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो एक पे फोर्स क्या होगा, M मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइड बाय 5M, ठीक है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल बॉडीज है फोर्स इक्वली डिवाइड होगा, अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है तो फोर्स इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास कनेक्टेड बॉडीज में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गए। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आपके पास जो है ये आपको नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, ये आपको नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, और ये आपको ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स which will be equal in magnitude but opposite in a direction. For every action force, there will be a reaction force which will be equal in magnitude but opposite in a direction. ठीक है, अगर फोर्स अप्लाइड होगा तो वो बॉडी रिएक्टिव फोर्स भी लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट होंगे। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्यों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, वो सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करते, इसलिए ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ में जरूरी बात है आपके पास है। मैं जमीन पे जा रहा हूं, मैंने किसी ऑब्स्टिकल के साथ टक्कर मारा, ठीक है, और मैं गिर गया, दिस बिकॉज ऑफ डैश फर्स्ट लॉ, इनर्शिया की वजह से। मैं जा रहा हूं जमीन पे, ऑब्स्टिकल के साथ में टकरा गया, आई फील पेन, पेन इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, मींस रिएक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन 3 लॉज, और याद रखिए न्यूटन ने गैलीलियो स्टेटमेंट को जस्ट जनरलाइज किया इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज, जिसको हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कहते हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम है आपके पास, लीनियर
momentum, the product of mass and velocity. The product of mass and velocity is known as linear momentum. Momentum is a vector. The direction of momentum will be always along the direction of velocity. The direction of momentum will be always along the direction of velocity. और देखिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम, ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं P is directly proportional to the mass if velocity is kept constant. P is directly proportional to velocity if the mass is kept constant. और मैं अगर इसके रेशियोज बना लूं P1 divided by P2 is equal to M1 divided by M2, ठीक है, P1 divided by P2 is equal to V1 divided by V2. एक साइकिल है और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ठीक है, कार का ज्यादा होगा क्योंकि कार का मास ज्यादा है। दो सेम साइकिल्स है, एक तेज जा रहा है दूसरा स्लो जा रहा है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी इसका यूनिट आपके पास जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड इसके यूनिट है आपके पास, ठीक है, याद रखिए। तो ये आपके पास मोमेंट, अगर मैं मास को डबल कर जाऊं मोमेंटम विल बी डबल, अगर मैं मास को हाफ कर जाऊं मोमेंटम विल बी हाफ, अगर मैं मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर जाऊं मोमेंटम आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं मास को डबल कर जाऊं वेलोसिटी को हाफ कर जाऊं द मोमेंटम विल बी रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये आपके पास मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम which is basically the actual form, this is the actual form of Newton second law. ये न्यूटन सेकंड लॉ का एक्चुअल फॉर्म है। इफ देयर इज फोर्स देयर विल बी change in linear momentum where the time rate of change of linear momentum will be equal to the net unbalanced force. न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे वो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज लाएगा and the time rate of change of linear momentum will be equal to the net unbalanced force which change the momentum, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये आपके पास होता है दिस इज ओनली चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दोनों में फर्क है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम which is equal to the force which change the linear momentum, and this is the change in linear momentum which is equal to the product of force and time during which the momentum change, ठीक है। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी हो तो फिर फोर्स को हम वेट से रिप्लेस कर जाते हैं, वेट विल बी इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, अब मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर in 3 seconds. In 3 seconds. Then force act on a body. Then force act on a body will be dash. ठीक है, तो मैं ए ऑप्शन लिख लेता हूं 60 न्यूटन, बी ऑप्शन आपके पास 30 न्यूटन, सी ऑप्शन आपके पास 15 न्यूटन और डी ऑप्शन आपके पास 120 न्यूटन, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किस चीज के बराबर है? फोर्स के बराबर है। ये टाइम आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आपके पास यही जो है यही फोर्स है, दिस इज 60 न्यूटन। ये टाइम आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर मैं इसको काट लूं, अगर मैं इसको काट लूं, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दिस वन, और इससे मैं स्क्वायर काट लूं इन 3 सेकंड, then the force act on a body will be dash। तो 60 को फिर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, 20 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चूंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिवन है, ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही आपके पास फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो 60 न्यूटन आपके पास आंसर है। तो देखिए, आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना होगा। सो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं
आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर मैं लिख लेता हूं आइडियल आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है रियल आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम। आइडियल आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम और रियल isolated body or isolated system. Ideal, if the external force completely zero, means no external force act on a body, इसको हम ideal isolated body या system कहेंगे। और real isolated body, अगर external force internal forces के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो फिर उस body या system को हम real isolated body या system कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, विच इज ऑल्सो नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा, एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक से if external force is zero, means the body or system is isolated, the time rate of change of linear momentum will be equal to zero. अगर external force zero है, momentum में कोई change नहीं आएगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में यही कहता है कि if there is force, there will be change in linear momentum. If there is no force, there will be no change in linear momentum. ठीक है, तो time rate of change of linear momentum will be zero. Change in linear momentum will be equal to zero. ठीक है, the product of mass and velocity will be equal to constant. क्योंकि अगर change in momentum zero हो तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि momentum will be constant, और अगर momentum constant हो तो mv का प्रोडक्ट आपके पास constant होगा, और अगर mv का प्रोडक्ट constant हो इसका मतलब ये है कि v मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर v मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1, या ये आपके पास m1 डिवाइड बाय m2 आपके पास आ जाता है। v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय m2। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 and v2 is equal to the reciprocal of the ratio of mass m1 and m2. The ratio of velocity v1 and v2 is equal to the reciprocal of the ratio of mass m1 and m2. तो ये सारे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट है। ठीक है, सारे आपके पास लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट है। If there is no external force, the time rate of change of linear momentum will be zero. The change in linear momentum will be zero. Momentum will be constant. The product of mass and velocity will be constant. Velocity will be inversely proportional to mass. The ratio v1 v2 will be equal to the reciprocal of the ratio mass m1 and m2. और इसमें सबसे जरूरी कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो है वो आपके पास है v is inversely proportional to mass. मास ज्यादा है वेलोसिटी कम होगा, मास कम है वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। ये आपके पास गन है, ठीक है, दिस इज अ गन, और इस गन से बुलेट निकल रहा है। ठीक है, इससे बुलेट निकल रहा है, दिस इज बुलेट। बुलेट का वेलोसिटी vb, गन का रिकॉइलिंग वेलोसिटी vg। ठीक है, बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ गन वाज जीरो। जब फायर किया जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपके पास बुलेट और गन का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। बुलेट और गन का मिलके जो नेट मोमेंटम होगा वो आपके पास जीरो होगा। ठीक है, बुलेट का मोमेंटम pb, गन का मोमेंटम pg। याद रखिए pg और pb मींस गन का मोमेंटम जब वो रिकॉइल होते पीछे, और बुलेट का मोमेंटम वो दोनों आपके पास बराबर होते हैं। mg vg इज इक्वल टू mb vb। ठीक है, ये आपके पास बराबर। अगर मैं
गन का वेलोसिटी का रेशो बुलेट के वेलोसिटी के रेशो से लिख लो तो ये आपके पास mb डिवाइड बाय mg आपके पास बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट का वेलोसिटी मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी आपके पास क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोमेंटम देखें तो बुलेट अपने साथ जितना मोमेंटम लेगा उतना मोमेंटम गन को भी मिलेगा। गन और बुलेट का मोमेंटम सेम होगा, लेकिन गन का मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगा। बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगा, बट द मोमेंटम विल बी सेम। और आफ्टर फायरिंग बी मोमेंटम, नेट मोमेंटम बुलेट और गन का जीरो, और बिफोर फायरिंग बी मोमेंटम गन का क्या था? जीरो था, ठीक है। अब ये आपके पास एक कार्ट है, मैं इसको एक एमसीक्यू के शक्ल दे देता हूं। कार्ट वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है। द मास ऑफ अ कार्ट इज इक्वल टू m, द मास ऑफ अ कार्ट इज इक्वल टू m ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन हम इस पे एक मास को रख लेते हैं, ठीक है। हम एक मास को इस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रख लेते हैं। अ कार्ट ऑफ मास m is moving with a velocity v. During motion we put mass m perpendicularly downward on a cart. कार्ट मोशन करे और हमने कार्ट के मास के बराबर मास इस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रख लिया, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है। v प्राइम आपके पास क्या होगा? p प्राइम मोमेंटम व्हेन वी पुट द मास परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड ऑन अ कार्ट, ठीक है। तो मोमेंटम आपके पास क्या होगा? तो देखिए कार्ट का मास m था और हमने m मास को कार्ट पे रख लिया। अब आपके पास मास क्या बना? 2m मास बना। तो वेलोसिटी v प्राइम आपके पास v डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, और मोमेंटम p प्राइम p विच विल बी इक्वल टू mv। यहां पर भी मोमेंटम mv, यहां पर भी मोमेंटम आपके पास क्या होगा? mv। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको ये कहता है, ठीक है। अगर मैं इस तरह जो है कह दूं कि कार्ट था, कार्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, द मास ऑफ अ कार्ट वाज m। इफ वी पुट a 2m मास परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, अगर मैं इसको 2m मास कर लूं, 2m मास मैंने डबल मास ऑफ अ कार्ट इस पे पुट किया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तो देखिए मास m तो पहले से था कार्ट का, और 2m मास आपने रख लिया, तो मास 3 टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी आपके पास 3 टाइम डिक्रीज, बट द मोमेंटम विल बी सेम mv। मोमेंटम आपके पास सेम होगा जो कि mv होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। एक दूसरे लास्ट एमसीक्यू, अगर मैं लिख लो मास m v वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, यहां पर एक दूसरा बॉडी था जिसका मास 4m था, जिसका मास 4m था, और ये आपके पास रेस्ट में था, ठीक है। when they collide they stuck with each other, they stuck, then मैं आपसे पूछ सकता हूं velocity of stuck bodies will be equal to dash। मैं आपसे पूछ सकता हूं momentum of stuck bodies will be equal to dash। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वेलोसिटी आपके पास स्टक बॉडीज का क्या होंगे, ठीक है, और मोमेंटम आपके पास स्टक बॉडीज के क्या होंगे। तो देखिए इसका मास m है, इसका मास 4m है, तो जब ये इसके साथ स्टक हो जाता है तो टोटल मास 5m बन जाएगा, 5m आपके पास मास बन जाएगा। तो अगर मास 5m बन जाए तो वेलोसिटी आपके पास 5 टाइम डिक्रीज, v/5, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आपको यही बताता है कि अगर मास 5 टाइम्स हो जाए वेलोसिटी 5 टाइम डिक्रीज, बट द मोमेंटम विल बी रिमेन सेम। पहले भी mv था और आफ्टर b आपके पास mv मोमेंटम होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक से। अगर एक बम है और बम रेस्ट में था बिफोर एक्सप्लोजन, तो मोमेंटम ऑफ अ बम विल बी 0। अगर बम एक्सप्लोड हो जाए इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, या कोई भी चीज जो रेस्ट में था और वो एक्सप्लोड हो जाए इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, इनटू 2 पार्ट्स, दोस 2 फ्रैगमेंट्स विल ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे
मोमेंटम दोनों का सेम, नेट मोमेंटम विल बी जीरो, क्योंकि पहले भी रेस्ट में था। अब अगर दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए तो उन दोनों फ्रेगमेंट्स का जो मोमेंटम आपके पास होगा, नेट मोमेंटम, वो भी जीरो होगा। मोमेंटम ऑफ ईच फ्रेगमेंट विल बी नॉट जीरो, द नेट मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स विल बी जीरो अगर बम रेस्ट में था। ठीक है, अगर बम ऊपर से गिर रहा है विद मोमेंटम p और हवा में ही एक्सप्लोड हो जाए इनटू टू फ्रेगमेंट्स, तो वो दो फ्रेगमेंट्स इस तरह जाएंगे कि उसका नेट मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन के बराबर ही हो। ठीक है, आपने इनहेलेशन ऑफ मैटर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब आप मिला लेते हैं, दो गैमा रेज बन जाते हैं, और वो दो गैमा रेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है कि बीटा डीके में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। अगर बीटा डीके में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस ना हो तो कौन सा प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं होगा? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, अगर बीटा डीके में कोई दूसरा पार्टिकल प्रोड्यूस ना हो जाए, ठीक है, तो मोमेंटम आपके पास कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज कंजर्वेशन लॉ, ये नेचुरल लॉ है आपके पास। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको यही कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर चेंज द मोमेंटम विल बी सेम। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी आपके पास जो है वो चेंज होगा। अच्छा, कोलिजन में डिफिनीशन नहीं लिख रहा। कोलिजन अगर दो बॉडीज एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि वो एक दूसरे के मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों को चेंज कर जाए, तो इस किस्म के करीब आने को हम कोलिजन कहते हैं। दो बॉडीज इतने, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने करीब आ जाए कि वो एक दूसरे के मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों को चेंज कर जाए, तो इस किस्म के करीब आने को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। कोलिजन के दो टाइप्स, डायरेक्ट कोलिजन, दूसरा आपके पास जो है इनडायरेक्ट कोलिजन। डायरेक्ट कोलिजन में अगर बॉडीज फिजिकली टच कर जाए, इफ द बॉडीज फिजिकली टच, तो फिर कोलिजन आपके पास डायरेक्ट कोलिजन। इनडायरेक्ट कोलिजन को आप फील्ड कोलिजन भी कह सकते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस को आप जो है प्रोजेक्ट करे टुवर्ड अनदर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कभी भी फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो अगर ये कभी भी फिजिकली टच नहीं करेंगे तो फिर कोलिजन आपके पास इनडायरेक्ट कोलिजन। दीज आर द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंटैक्ट। ये फिजिकल कंटैक्ट के बेस पे है। ठीक है, कोलिजन आपके पास जो है इसके दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन कोलिजन के दो टाइप्स है। एक आपके पास जो है हेड ऑन कोलिजन, एक आपके पास हेड ऑन कोलिजन है, और दूसरा आपके पास जो है वो ऑब्लिक कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन सेम, इस तरफ जा रहा था, ठीक है, दोनों कोलिजन कर गए, और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन द लाइन ऑफ मोशन इज सेम, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो बॉडीज टकरा गए, टकराने के बाद फिर ये इस तरफ गए, ठीक है, तो इसको हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। इफ द लाइन ऑफ मोशन इज नॉट सेम, ऑब्लिक कोलिजन, इफ द लाइन ऑफ मोशन इज सेम, इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन के आपके पास दो और टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के दो टाइप्स है, इलास्टिक कोलिजन और सेकंड आपके पास जो है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम आपके पास कंजर्व्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व्ड, टी डॉट ई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टी डॉट ई मैंने टोटल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। और इन इलास्टिक में मोमेंटम आपके पास जो है दिस इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, और याद रखे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, वो आपके पास होता है इन द फॉर्म ऑफ
साउंड एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो होता है ये परमानेंट डेंस आर डिफॉर्मेशन, ठीक है, परमानेंट डेंस आर डिफॉर्मेशन। याद रखें आपके पास जो साउंड एनर्जी है और थर्मल एनर्जी आपके पास जो है, इसकी वजह से जो एनर्जी है स्मॉल अमाउंट लास्ट, और इसकी वजह से आपके पास लार्ज अमाउंट लास्ट होता है, लार्ज अमाउंट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, सॉरी नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी आपके पास जो इट इज कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी आपके पास जो है इट विल बी कंजर्व और कांस्टेंट। और याद रखिए 100% इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, रियल कोलिजन जितनी भी है दे आर इनइलास्टिक, लेकिन कुछ आपके पास रियल कोलिजन्स होते हैं जिसको हम इलास्टिक कंसिडर करते हैं। और वो कौन से कोलिजन्स होते हैं? अगर कोलिजन हो और परमानेंट डेंस या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, रबर बॉल्स कोलिजन कर जाए, बिलियर्ड बॉल्स कोलिजन कर जाए और कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई डेंस प्रोड्यूस नहीं हुए, तो हर उस कोलिजन को आप इलास्टिक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब कोलिजन हो जाए, परमानेंट डेंस और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर वो इनइलास्टिक होगा। कोलिजन हो जाए, बॉडी स्टक विद ईच अदर, इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर कोलिजन हो जाए और कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन या डेंस प्रोड्यूस ना हो, तो फिर उस कोलिजन को आप इलास्टिक कंसिडर कर सकते हैं, वरना 100% इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लास्ट जो होता है वो इन तीन फॉर्म में होता है, साउंड एनर्जी और जो थर्मल एनर्जी होता है स्मॉल अमाउंट उसमें लॉस हो जाते, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके बुक में है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, perfectly elastic head-on collision। perfectly elastic head-on collision में ये मास m1 ये v1 वेलोसिटी से, मास m2 ये v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ये आपके पास m1, ये आपके पास m2, ये आपके पास m1 v1 प्राइम, ये आपके पास m2, दिस इज v2 प्राइम। अच्छा, अब इस मास m1 का मोमेंटम p1 काइनेटिक एनर्जी 1, इसका मोमेंटम p2 काइनेटिक एनर्जी 2, इसका मोमेंटम p1 प्राइम काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी p2 प्राइम काइनेटिक एनर्जी 2 प्राइम। ये भी आपके पास हेड ऑन कोलिजन है। और अगर ये दो बॉडीज है, ये m1, ये आपके पास m2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, अगर कोलिजन हो जाए m1 और m2 कोलिजन, m1 v1 प्राइम और m2 आपके पास जो है वो v2 प्राइम, ठीक है। आप ये देखिए, ये इस किस्म का कोलिजन है, दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में दूर भी जा रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच, जब कोलिजन हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। वो इस एग्जांपल में सेम डायरेक्शन में अप्रोच और सेम डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। इस केस में हो या इस केस में हो, the sum of kinetic energy before collision will be equal to the sum of kinetic energy after collision। और ये इलास्टिक collisions में हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है।
Sum of kinetic energy before collision will be equal to sum of kinetic energy after collision. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो और collision perfectly elastic head on collision हो तो P1 plus P2 is equal to P1 prime plus P2 prime. P1 plus P2 is equal to P1 prime plus P2 prime. The sum of momentum before collision will be equal to the sum of momentum after collision. मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितनी भी इक्वेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी डिस्कस करेंगे, वो तमाम इक्वेशन तब वैलिड होंगे, यूजफुल होंगे इफ द collision is perfectly elastic head on collision. अगर collision perfectly elastic head on ना हो तो फिर ये कोई भी इक्वेशन काम नहीं करेगा. अच्छा, यहां पर आते हैं मोमेंटम. इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, इसका मोमेंटम P1 प्राइम, इसका मोमेंटम P2 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी 1 प्राइम, काइनेटिक एनर्जी 2 प्राइम. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी इसके लिए, लेकिन इसके लिए जो मोमेंटम है, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P2 प्राइम माइनस P1 प्राइम, और P2 minus P1 is equal to P1 prime minus P2 prime. अगर मास m1 का मोमेंटम पॉजिटिव है, मास m2 का नेगेटिव है, तो आफ्टर कोलिजन मास m2 का पॉजिटिव होगा, मास m1 का नेगेटिव होगा. P2 माइनस P1, यहां पर P1 प्राइम, यहां पर P2 पॉजिटिव है, यहां पर मास m2 का मोमेंटम पॉजिटिव है, मास m2 का आफ्टर कोलिजन नेगेटिव है, मास m1 का मोमेंटम नेगेटिव है, आफ्टर कोलिजन ये पॉजिटिव है. तो मोमेंटम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं if the bodies are approaching each other in opposite direction and after collision they move away in opposite direction as well. और हम मोमेंटम को सम करते हैं अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो. अच्छा, collision के लिए the direction of motion is same, इस कंडीशन के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है तो फिर v1 वेलोसिटी v2 से ज्यादा होना चाहिए. क्यों? अगर v1 और v2 बराबर हो फिर भी कोलिजन नहीं होगा, अगर v2 v1 से ज्यादा हो फिर भी कोलिजन नहीं होगा, लेकिन अगर v1 v2 से ज्यादा हो तो फिर कोलिजन होगा. ठीक है, तो ये आपके पास सम ऑफ मोमेंटम. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज ये आपके पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपके पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. ठीक है, 40 प्लस 10 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. अगर मैं लूं ये आपके पास 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो, बल्कि मैं इसको 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लेता हूं, तो फिर इसका मोमेंटम आपके पास क्या होगा? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है, आप देखिए 40 प्लस 10 50, 20 प्लस 30 50. द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन 40 प्लस 10 50, द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 20 प्लस 30 50. ये आपके पास कब होगा? When the collision is perfectly elastic head-on collision and the direction of motion is same. तो ये हम सम करेंगे. लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल में लूं, अगर ये मोमेंटम आपके पास 50 न्यूटन सेकंड हो, इसका मोमेंटम 20 न्यूटन सेकंड हो, तो 50 माइनस 20 30, आफ्टर कोलिजन ये आपके पास 30 न्यूटन सेकंड हो. ठीक है, 30 न्यूटन सेकंड हो, तो फिर इसका मोमेंटम क्या होगा? सो दैट इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी आफ्टर कोलिजन? तो देखिए आपके पास पहले था P1 ज्यादा था तो P1 माइनस P2, फिर P2 प्राइम माइनस P1 प्राइम होगा, तो 50 माइनस 20 ये आपके पास 30. अब 30 ये माइनस होगा, तो मैं किस नंबर से 30 माइनस करूं कि 30 आ जाए? तो 60. फिर इसका मोमेंटम आपके पास 60 न्यूटन सेकंड होगा, क्योंकि मोमेंटम को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी v1 ज्यादा है v2 से, आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम ज्यादा होगा. यहां पर v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा होगा. बिफोर कोलिजन v1 v2 से ज्यादा होगा, आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा होगा. तो मैं लिख लूंगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम. ठीक है,
v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, और इसको हम लिखते हैं the relative speed of approach is equal to the relative speed of recession। जिस relative speed से ये दो बॉडीज बिफोर collision अप्रोच कर रहे थे, आफ्टर collision उसी relative speed से एक दूसरे से दूर भी जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो, v1 v2 से ज्यादा है तो v1 माइनस v2। ठीक है, v2 प्राइम v1 प्राइम से ज्यादा है तो v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ठीक है, और उस केस में, इस केस में आपके पास v1 प्लस v2, दिस विल बी इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम। ठीक है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v2। वहां पर मोमेंटम को ऐड करते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन में यहां पर स्पीड्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वेलोसिटीज को ऐड करते हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दूसरी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको इसका स्पीड काफी ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, आपका स्पीड ज्यादा दूसरी गाड़ी का कम है, तो आपको उसका स्पीड काफी कम नजर आएगा। हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इस केस में, और इस केस में हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्यों हम एडिशन करते हैं? यहां से एक बंदा आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यहां से आ रहे 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये 1 सेकंड में 1 मीटर इसके करीब आ जाता है, ये 1 सेकंड में 3 मीटर इसके करीब आ जाता है, तो रिलेटिवली 1 सेकंड में ये दोनों 4 मीटर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हम ऐड करते हैं इस केस में। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 1 मीटर पर सेकंड से, ये 3 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में ये 1 मीटर दूर चला जाता है, 1 सेकंड में ये 4 मीटर दूर चला जाता है, तो 4 + 1 5 मीटर ये रिलेटिवली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो वाला कंडीशन। लेकिन अगर आगे एक बंदा जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, आप उसके पीछे 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो आपसे 1 सेकंड में 1 मीटर दूर जा रहे हैं, आप 1 सेकंड में 3 मीटर उसके करीब जा रहे हैं, तो रिलेटिवली आप कितने करीब जा रहे हैं? 3 - 1 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 मीटर आप करीब जा रहे हैं। तो हम यहां पर स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, दो कार है, 1 किलोमीटर या चले 10 किलोमीटर वो एक दूसरे से दूर थे, 10 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे। ठीक है, अच्छा, एक कार का स्पीड था 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड। तो आप ये बताएं, ये दोनों कार कितने टाइम में एक दूसरे तक पहुंचेंगे? ठीक है, मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं कि ये आपके पास एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ये आपके पास दूसरा कार है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। इसका वेलोसिटी आपके पास जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो आप ये बताएं कितने टाइम में, टाइम टू रीच या क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, वे रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये आपके पास टाइम d डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आप इसमें आप पुट करें 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या है? 2 + 3 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास 210 मीटर, मीटर के साथ कैंसिल, ये आपके पास 2000 सेकंड्स में एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। दो कार्स थे, एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर थे, एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरे का 3 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, आप ये बताएं ये दोनों कार कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो d डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। एक ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ लेट सपोज 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन लेट सपोज। ट्रेन का वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और एक बर्ड है उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड वेस्ट। 7 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 3 मीटर पर सेकंड वेस्ट, अब अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो हम वेलोसिटीज को क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो 7 + 3 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अगर ये बर्ड जस्ट अबाव हो अ ट्रेन, जस्ट अबाव, तो कितने टाइम में ये ट्रेन को क्रॉस करेगा? ठीक है, तो आप यहां पर डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ ट्रेन ले लें, 1 किलोमीटर, रिलेटिव वेलोसिटी 10 ले लें। 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर भी लिख सकता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड पुट करें, आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटीज में इंपोर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गए। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपके पास आ गया। अब अगर मैं ये लिख लो, लेट्स सपोज इसका मास आपके पास जो है, इसका मास आपके पास 100 ग्राम है और ये 10 सेंटीमीटर या मैं लिख लूंगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये आपके पास जो है ये 50 ग्राम है और इसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कलिजन हो जाए, कलिजन के बाद 100 ग्राम बॉडी जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आप ये बताएं कि 50 ग्राम जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कलिजन। तो आप देखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम आपके पास क्या होगा, इसका मोमेंटम आपके पास में P1 लिख लेता हूं 800 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम कितना होगा P2 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो P1 + P2 900 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब P1 प्राइम क्या है अगर आप देखें 400 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 400 के साथ में क्या ऐड कर जाओ कि 900 आ जाए, तो 500। इसका मोमेंटम आपके पास है P2 प्राइम, तो P2 प्राइम ये आपके पास 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये इसका मोमेंटम होगा आफ्टर कलिजन। अगर आपसे V2 के बारे में पूछ रहा है तो V2 प्राइम P2 प्राइम डिवाइड बाय M2, और P2 आपके पास क्या है 500 ग्राम डिवाइड बाय 50। ठीक है, V2 प्राइम ये आपके पास 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 50 ग्राम, दिस इज कैंसर। ठीक है, तो V2 प्राइम आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अगर आपसे मोमेंटम मांगा गया है तो 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपसे वेलोसिटी मांगा गया है P2 प्राइम डिवाइड बाय M2 वेलोसिटी। आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर मांगा गया है, ठीक है, तो हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर। M2 भी है और V2 प्राइम भी आपके पास आएगा। आप काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, मैं यहां पर लिख सकता हूं फॉर स्पीड्स after collision, for speeds after collision, V1 prime M1 minus M2 divided by M1 plus M2 V1 plus 2M2 divided by M1 plus M2 into V2. V2 prime M2 minus M1 divided by M1 plus M2 V2 plus 2M1 divided by M1 plus M2 into V1। ठीक है, ये आपके पास V1 प्राइम, ये आपके पास V2 प्राइम। If the collision is perfectly elastic head-on collision, then after collision, the speed of mass M1 is V1 prime, the speed of mass M2 is a V2 prime। तो अगर masses हो और बिफोर collision speeds हो, इसमें पुट करें आफ्टर कलिजन स्पीड आ जाएगा। अब देखिए लंबे छोटे फार्मूले हैं ये, अगर आपको याद करने का तरीका नहीं आ रहा तो इसके एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो क्या है, देखिए अगर आप इसमें देखें तो ऊपर माइनस वाला टर्म है, 2 वाला टर्म है, माइनस वाला टर्म 2 वाला टर्म, और नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। तो देखिए V1 प्राइम किस मास का वेलोसिटी है, मास M1, तो मास M1 इज पॉजिटिव, M2 इज नेगेटिव, और जो M1 पॉजिटिव है इसका वेलोसिटी V1, M2 नेगेटिव है 2M2, दूसरा टर्म 2M2 वाला और साथ में V2। ठीक है, V2 प्राइम मास M2 का वेलोसिटी है, तो V2 प्राइम M2 का वेलोसिटी है, तो M2 इज पॉजिटिव, M1 इज नेगेटिव।
m2 पॉजिटिव तो उसका वेलोसिटी v2, m1 नेगेटिव 2m1, जो टर्म नेगेटिव होगा वो 2 वाला टर्म होगा, तो m1 2m1 और m1 का वेलोसिटी v1, यहां पर m2 नेगेटिव था, m2 v2। ये आपके पास याद करने का तरीका है कि आप इसको किस तरह याद करेंगे। अब इसके एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस ये है इफ टारगेट इज एट रेस्ट, अगर टारगेट आपके पास रेस्ट में हो, v2 आपके पास क्या होगा, 0, v2 आपके पास क्या होगा, 0 होगा, तो v2 वाले टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगे, v1 प्राइम, ठीक है, ये आपके पास m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, ये v2 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसमें सिर्फ ये रह जाएगा, v2 प्राइम, ये वाला v1 वाला रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, ये आपके पास इस इक्वेशन से रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब इस स्पेशल केस में आपके पास 3 और केसेस है जो कि एमसीक्यूज के लिए भी जरूरी है। फर्स्ट, केस वन, if m1 is equal to m2 is equal to m, means the bodies are identical, the bodies are identical। ठीक है, ये आपके पास मास m, वेलोसिटी v1, ये आपके पास मास m और v2 इसका 0, ये रेस्ट में, तो v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन वो 0 होगा एंड v2 प्राइम वो आपके पास v1 होगा। So if the masses are same, velocities or speeds will be interchange। इंसिडेंट का, और जरूरी नहीं कि टारगेट आपके पास रेस्ट में हो, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये मास m ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये मास m ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा था, जब कलिजन हो जाए, ठीक है, जब कलिजन हो जाए तो कलिजन के बाद ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा। तो आप देखिए वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाता है इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल आर सेम, अगर बॉडीज आपके पास सेम हो। केस 2, if m1 is much more greater than m2, अगर m1 m2 से कई गुना ज्यादा हो, ठीक है, और ये v1 वेलोसिटी से जा रहे हैं, दिस इज m2 और v2 आपके पास 0 हो, ठीक है, तो v1 प्राइम आपके पास बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी था आफ्टर भी तकरीबन वही होगा, और v2 प्राइम आपके पास 2 टाइम्स ऑफ v1। कभी जिंदगी में आपने एक लाइट चीज को हेवी से हिट करवाया होगा, तो जो लाइटर होता है आफ्टर कोलिजन वो ज्यादा स्पीड से चला जाता है, और ये बिफोर कोलिजन जिस वेलोसिटी से जा रहा था आफ्टर कोलिजन भी तकरीबन उसी वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो v2 प्राइम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v1। अगर आप एक लाइट बॉल को स्टोन से हिट कर लेते हैं, स्टोन से हिट कर लेते हैं, तो वो लाइट बॉल डबल वेलोसिटी से जाएगा। किस चीज के डबल वेलोसिटी? स्टोन के वेलोसिटी के डबल। केस 3, if m1 is very very less than m2, ये आपके पास m1 ये v1 वेलोसिटी से, दिस इज m2 और v2 आपके पास 0 है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा? v1 प्राइम वो माइनस v1 के बराबर होगा, और v2 प्राइम आपके पास बिफोर कोलिजन भी 0 और आफ्टर कोलिजन भी आपके पास 0। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट केसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इम्पल्स और प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ये चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।